सम्माननीय हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, आदरणीय अंबाला शहर और गांव से आए हुए बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मेरे जन चेतना पार्टी के अधिकारीगण, ओहदेदारान, हंसका के नेतागण और कार्यकर्तागण जो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कुलदीप बिश्नोई अभी 15 मिनट में यहां पर पहुंच जाएंगे। शाहबाद उन्होंने क्रॉस किया है। पूरे हरियाणा में बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मैंने खुद देखा है कि कैंट तक बारिश हो रही है, लेकिन जो इलाका अभी इस वक्त बचा है, जहां पर आप बैठे हैं, यहां बारिश नहीं हुई। जब राजन गुगलानी मेरे साथ घर से चले तो सैकड़े नौजवान बच्चों ने अपने मोटरसाइकिल पर अगवानी की। मैं उनसे कहता रहा कि जल्दी चलिए। मेरी एक गुजारिश है, ये जो पालाराम के साथ बच्चे आए हैं, मैंने देख लिया सबको, बहुत अच्छा है भाई। ये नीलोखेड़ी से आए हो आप। अब आप फौरन आपके बाएं हाथ को, आपके दाहिने हाथ को और मेरे बाएं हाथ को सब कुर्सियां पड़ी हैं, कुछ खाली है, आप जल्दी से बैठ जाओ। मैं आपको कुर्सियों पे बैठा देखना चाहता हूं, और जब तक आप कुर्सियों पे बैठेंगे नहीं, मैं अपना भाषण रोक दूंगा, उसके बाद ही भाषण दूंगा। बैठ जाइए। जब राजन गुगलानी के साथ घर से चले तो बूंदाबांदी होने लगी थी। थोड़ी थोड़ी कनियां बारिश की पड़ने लगी। मैंने कहा जल्दी कीजिए, जब तक कहीं पहुंचेंगे और तेज बारिश आ गई तो शायद हम मीटिंग को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते देखा कि बारिश बंद हो चुकी थी। लेकिन ये बारिश को पड़ना है, और मैं सबके साथ मिलकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा और अरदास करूंगा कि रैली के खत्म होने के बाद बारिश जितनी पड़नी है पड़ जाए, क्योंकि हमारे खेतों को सूखा नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए अरदास करेंगे। हमें बारिश की बहुत जरूरत है, तो मेरे साथ जयकारा बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे इस इलाके में और जो लोग पूरे हरियाणा से आए हैं,
उनके मन में कुछ प्रश्न हैं। आज हमने अपने घोषणा पत्र का उद्घोष करना है। We will release our manifesto today. आमतौर पर हर राजनीतिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है। एक किस्म से ये रिवायत है। हम मैनिफेस्टो लिखते हैं, बनाते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में उसमें चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक सेंटेंस जो है, एक एक लाइन जो है, वो लोगों के दिलों की भावना को प्रकट करती है। वो लोगों की भावना है, लोगों की आशा और अपेक्षा है। वर्षों से सते हुए और सताए हुए लोगों की एक आवाज है जिसको हम बुलंद कर रहे हैं आपके समक्ष आकर। उस आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की गई, उस आवाज को कमजोर करने की मुतवातर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं और मेरे साथी मिलकर जो यहां हजारों की संख्या में बैठे हैं, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो सभी लोग जो इस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मुकाबला करने में हम सक्षम हों, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जब भी हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उसमें सब समस्याओं का तरबीब के साथ, तबरीर के क्रोनोलॉजी में हमने सब समस्याओं का ब्यौरा दिया होता है, लेकिन साथ ही जब कभी कोई सरकार बनती है तो मैंने नहीं देखा कि किसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो को दोबारा पन्ने पलट कर देखा हो। मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद बहुत सी पार्टियों के मैनिफेस्टो, और खास तौर पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं तो उस पार्टी में था, मैं देखता रहा हूं, छपाए तो 50,000 जाते हैं, बांटे 500 जाते हैं, और 49,500 मैनिफेस्टो हमेशा बोरियों में सड़ते मिलते हैं। कोई ना बांटा जाता है, ना कोई उसकी परवाह करता है। ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करने का कोई मायने नहीं, कोई फायदे नहीं है। आज मैं खुलकर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो हरियाणा के जन जन से जुड़ी हैं, अंबाला क्षेत्र के जन जन से जुड़ी हैं। मैं अभी आ रहा था, पिछले 6 वर्षों से सरकार की कारगुजारी के बारे में जब बात करते हैं तो गुड़गांव से आए मेरे एक साथी ने कहा कि गोडे गोडे तक पानी नेशनल हाईवे खड़ा था क्योंकि बारिश हर जगह हो रही थी। ये तो चलो बारिश का पानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ हरियाणा के साथ जानबूझकर बाय डिजाइन बहुत सी सरकारों ने जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया है जिससे लगता है कि जानबूझकर इस इलाके की और इस क्षेत्र की प्रगति नहीं की जाती। मेरा एक प्रश्न है, ये नेशनल हाईवे जो आ रहा है,
ये रोहतक में बहुत बड़ा अच्छा बने हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं बहुत बढ़िया बने हैं, रेवाड़ी में अच्छे हैं। ये जब हम पानीपत से अंबाला तक आते हैं तो नेशनल हाईवे को क्या मार पड़ जाती है मुझे समझ नहीं आती। और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से जैसे ये कसम खा ली गई हो कि पानीपत से लेकर अंबाला तक का नेशनल हाईवे बनने नहीं देना है, तो मैं अपने पूरे जोर के साथ ये इल्जाम लगा रहा हूं कि इस सरकार ने जानबूझकर पानीपत से अंबाला तक का नेशनल हाईवे नहीं बनने दिया है। नहीं तो क्या कारण हो सकते हैं? मजबूत और सशक्त सरकार हो, उसके कहने पे अगर कोई एम्स आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो रोहतक चला जाएगा, झज्जर चला जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो भी उसी इलाके में जाएगी। अभी कुछ सड़कें बनती हैं वो इसी इलाके में, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप बननी है तो भी वहीं में जाएगी। केंद्र से कोई रेलवे का प्रोजेक्ट आता है वो भी वहां जाएगा। तो जब केंद्र सरकार में उनकी इतनी चलती थी तो क्या कारण है कि हजारों लाखों लोग इस नेशनल हाईवे पे जब सफर करते हैं उनमें सैकड़े लोगों की मौत हुई है? उसका जिम्मेदार कौन है? यह प्रश्न मैं करना चाहता हूं। क्यों किया ऐसा? क्या गुनाह है उन लोगों का? किस बात का बदला लिया जा रहा है? जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मैं जानता हूं, ये लोग शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खाते हैं। लेकिन इन लोगों को दबाने के लिए एक नहीं अनेक किस्म के कार्य किए गए हैं ताकि इनको दबाया जा सके। और उन कार्यों में सबसे बड़ा कार्य जब मैं बात करता हूं कि यहां का इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप जो अंबाला में लगने वाला था, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को रोजगार मिलना था और जिसके 4 सेक्शन के नोटिस हो चुके थे, उसके 4 सेक्शन के नोटिस के बाद नोटिस नहीं किए गए सेक्शन 6 के, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि यहां पर आईएमटी बनाई जाए। आईएमटी बनने से इस इलाके में समृद्धि आती, आईएमटी बनने से इस इलाके में रोजगार मिलता। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार से वंचित रखने के लिए, इस इलाके को समृद्धि से वंचित रखने के लिए, जब रोहतक में 35 से 40 लाख रुपए तक एक किसान के 1 किले की कीमत दी गई, तो अंबाला के किसानों को 10-12 लाख में टालने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। यह गलत था। यहां की जमीन और वहां की जमीन में क्या अंतर है? क्यों यहां भी 40 लाख रुपए 35 लाख रुपए किला मेरे किसान भाइयों को नहीं दिया गया? अगर आज भी ये 35-40 लाख रुपए किला देने का वायदा करें, मेरा विश्वास है कि यहां के किसान इस इलाके की समृद्धि के लिए अपनी जमीन को देने को तैयार होंगे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मैंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हम आईएमटी लगाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला आईएमटी का होगा और साथ में यह भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर आईएमटी लगेगी। और भी जो कार्य हैं हमारे बीच में, हमारे बहुत ही सीरियस नेता हंसका के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक जी पहुंच गए हैं।
उनके पीछे पीछे कुलदीप जी आ रहे हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। 50 लाख रुपए एकड़ के साथ जो हम जिस किसान की जमीन आईएमटी में आएगी, उसको रहने के लिए 500 गज का मकान की जमीन भी दी जाएगी, और उसके साथ जो मुनाफा आईएमटी बनने के बाद उस इदारे को होगा, क्योंकि एचएसआईडीसी का यह मानना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है वो। हुड्डा का यह मानना है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, और 50 लाख रुपए प्रति एकड़ देने के बाद जो मुनाफा चाहे हुड्डा को या एचएसआईडीसी को होगा, उसमें से आधा हिस्सा किसानों को मिलेगा। इसका भी हम वायदा करते हैं। लेकिन अपने नौजवानों को रोजगार के लिए हमारी लड़ाई जो चली है मुतवातिर चलेगी, और हम उनको रोजगार दिलवा के रहेंगे। साथियों, मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा ही मैंने ये लिया है, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? सरकारी नौकरियां या फिर निजी इदारे में नौकरियां। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अंबाला से, कुरुक्षेत्र से, जिला यमुनानगर से, जिला कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये जीटी रोड का जितना इलाका है, नौकरियों में मामले में इतना भेदभाव हुआ है कि आज नौजवान के मन में इतना आक्रोश है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नौजवान जो डिजर्व करते हैं, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनकी नौकरियां ना मिलके, उनको नौकरियां ना देके, राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर, राजनीति को आगे रखकर जिन बच्चों को इंटरव्यू के जरिए नौकरियां देने के लिए ज्यादा नंबर दिए गए हैं, इससे बड़ा गुनाह मैं नहीं समझता कि सरकार कोई कर सकती है। लोगों की भावनाओं, बच्चों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसका जवाब हम देंगे। उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने दफ्तरों में बैठकर एसएससी, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हो? मैं इसलिए कहता हूं कि यह कमीशन ऐसा कमीशन है जिस कमीशन ने, आप बस भाई, अब और कोई नहीं, हो गया, बैठ जाओ, जहां जगह मिलती है बैठ जाओ प्लीज। ये साइमन कमीशन क्यों है? लाखों नौकरियां, लाखों बच्चों को, 10 लाख बच्चों को एक तरफ करके कुछ चंद बच्चों को जब नौकरियां दी जाती हैं, तो सिर्फ उन बच्चों पे नहीं, उनके मां बाप पे क्या असर होता है, यह भी देखना पड़ता है। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, उन परिवारों के दिलों पे क्या गुजरती है। आज हरियाणा की जनता, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की नवयुवतियां इनको माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में नतीजे देखिएगा, आने वाले चुनाव के नतीजे देख के पता चलेगा कि जिस तरह का अन्याय इन लोगों ने किया है, उस न्याय का जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्री की बात रखी। कोई जमाना था फरीदाबाद में, पानीपत में
इंडस्ट्री का हब माना जाता था। आज फरीदाबाद से लेकर कालका तक, यमुनानगर तक कोई नई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। परसों 2-3 दिन पहले ये जो हरियाणा सरकार ने एक कैंपेन चलाई है, पब्लिसिटी कैंपेन, मुझे याद है 2004 में इंडिया शाइनिंग के नाम पर एक कैंपेन चली थी और 2004 में उस कैंपेन के बाद उस सरकार का क्या हशर हुआ था आप भी जानते हैं। और अब एक हरियाणा नंबर 1 की कैंपेन चली है। कोई टेलीविजन, कोई अखबार आप निकाल के देखिए, इधर किसानों को पानी नहीं मिल रहा। पिछले 10 वर्षों में किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। जितनी लागत किसान की फसल उगाने में है, उससे कम मुआवजा किसान को निर्धारित किया जाता है जब फसल का पैसा दिया जाता है। और दूसरी तरफ उन्हीं के सैकड़ों करोड़ रुपए, आप यहां जितने लोग बैठे हो भाइयों, जो सैकड़ों करोड़ रुपया इस कैंपेन पे, जो फालतू की कैंपेन है जिसके कोई मायने नहीं है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए इस पे लग रहा है, उस रुपए में आपके भी जेब से सैकड़ों या हजारों रुपए गए हैं। आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसका जवाब मांगेंगे, हमें इसका जवाब चाहिए कि इस कैंपेन के जरिए क्या होगा। इसी कैंपेन का एक हिस्सा 4 दिन पहले मैंने देखा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है। गत 9 वर्षों में देखो यमुनानगर की बदली तस्वीर। पिछले 9 वर्षों में बदली यमुनानगर की तस्वीर। ये 2 ही पेज मिले हैं मुझे, बाकी तो पता नहीं क्या है। स्कूलों की संख्या 900 से 1300 यमुनानगर में, यानी कि 400 स्कूल बढ़ गए हैं। और मैं दूसरे जिलों के आंकड़े लाके दूं तो एक एक जिले में 1200 1500 स्कूल बढ़ा है। कोई ऐसे जिले भी हैं। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज 9 वर्षों में एक खुला है, एक खुला है यमुनानगर। प्राइवेट आईटीआई, अब प्राइवेट आईटीआई में गवर्नमेंट का क्या लेना है? एडवर्टाइज कर रहे हैं कि प्राइवेट लोगों ने आईटीआई खोल दी है। भाई उसका सरकार से क्या लेने देना? उन्होंने तो कोई पैसा नहीं लगाया। कई अफसरों ने बीच में पैसे खा लिए होंगे आईटीआई देने के। फिर जी तकनीकी संस्थान, पावर प्लांट, यमुनानगर में पावर प्लांट पहले 1 था, 0 था, अब 1 हो गया। मुझे याद है कि पावर प्लांट पहले लग रहा था जब सरकार बनी थी। उन दिनों में नहीं लगा, उससे पहले लग रहा था। मनरेगा स्कीम सरकारी स्कीम है। लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडली योजना, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम 7 बने हैं। इसी तरह अंबाला का राजकीय महाविद्यालय 2, एक डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय, व्हाट इज गवर्नमेंट टू डू विद इट? किसी ने विश्वविद्यालय बनाया, उसका डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया। एक आपने निजी विश्वविद्यालय बनाया। सरकार की तरफ से 15-20 यूनिवर्सिटीज बनी हैं और अभी 1 महीना पहले 3 यूनिवर्सिटीज बनी हैं। 40 किलोमीटर की परिधि में तीनों यूनिवर्सिटी बनी है। 40 किलोमीटर में। क्या पानीपत, करनाल,
अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, इन इलाकों में यूनिवर्सिटी देने की कोई मंशा नहीं थी। यहां की एजुकेशन का क्या कौन ध्यान रखेगा? क्योंकि हमारा हक है कि हर बच्चे को बराबर का मौका मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का एक जैसा मौका मिलना चाहिए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये तो बेसिक हमारी डिमांड है, बेसिक हमारा हक है। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार इसके ऊपर भी, नौकरियों में तो भेदभाव था, किसी घर में 5 नौकरियां और किसी गांव में एक भी नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। अरे भाई, किसी के यहां देसी घी के दिए जल रहे हैं और हमारे यहां मिट्टी के तेल के भी दिए नहीं जलने देंगे, कैसे चलेगा? हम कैसे जिएंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके हक और उनके हकों में कोई अंतर है क्या? आप इस देश के निवासी नहीं, आपकी आस्था में कमी है क्या? तो ये क्या गलत बात क्यों है? इसका मुकाबला तो करना है। ये लूट है, ये डाका है, लोगों की भावनाओं के ऊपर डाका है। ये दिन दिहाड़े हमारे हकों को छीन रहे हैं। तो हम अपने हक और हकूक की रक्षा के लिए अगर आंदोलन करें तो ये हमारे वर्करों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं। अगर हम आंदोलन करें कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए, अगर हम मांग करें कि एसएससी खत्म होनी चाहिए, तो ये हमारे नौजवान बच्चों को पकड़कर जेलों में ठूंस देते हैं। कब तक चलेगा? कब तक हम इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे? कब तक इनकी मनमानी चलेगी? एक दिन आएगा, लोग इनको सबक सिखाएंगे और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आने वाला है कि इनकी करनी का फल इनको मिलेगा और बराबर मिलेगा। और हम भी निर्भीक होकर अपनी बुलंद आवाज उठाएंगे और मुकाबला करेंगे। और हमें विश्वास है कि अंत में जीत हमारी होगी। हमारे किसान भाई यहां पर आए हैं, मुझे दुख है इस बात का। हमारी फसल पानी से होती है, अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी खाद मिलनी चाहिए, और जब फसल हो जाए तो अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख के यह कह सकता है कि अगर उसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से ट्यूबवेल ना लगाया होता तो आज जीरी का क्या हाल होता है इस इलाके में, आप सब जानते हैं। मैंने यह भी सुना कि कुछ गांव में जानबूझकर जो हमारी रजवाहें हैं उनको बंद कर दिया गया। जब मैंने बात की अफसरों से, उन्होंने कहा जी हम तो 8 दिन के लिए बंद किया है पानी। तो 8 दिन अगर रजवाहे में पानी नहीं जाएगा तो फसलों को पानी कहां से मिलेगा? कोई नई नहर नहीं बनी, कोई पानी के साधन नहीं बने। ऊंची आवाज में जब भी बात होती रही, महज इतनी ही बात कहते रहे कि हम यहां से पानी लेकर जा रहे हैं। जब भी पानी की बात होती है तो हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को भुला दिया जाता है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता। ये तो एक कैरियर बनाते हैं इसको कि आपके यहां से पानी की नहर लेके जाएंगे, आपको पानी नहीं देंगे, पानी कहीं और जाके देंगे, नहर आपके एरिया में से जाएगी। आने वाले समय में हमारी पार्टी इस बात को निश्चित करेगी
कि जो भी नहर यहां से जाएगी हमारे इलाके से, जो भी नॉर्थ हरियाणा से नहर जाएगी, हमारे प्रपोर्शन के हिसाब से जब तक पानी हमारे इलाके के किसानों को नहीं मिलेगा, पानी आगे नहीं जा पाएगा। हमें भी अपना हक चाहिए, हम हक लेकर रहेंगे। बहुत सी पोस्टर लगे, ये कैंपेन के साथ साथ बड़े भारी भारी पोस्टर लगे हुए हैं, बड़ी ऊंची आवाज में, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। यहां सुनो, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। अरे कड़े ले गए जीरी को, जहाज में चली गई, उतरी तो है नहीं, कहां ले गए? किसान को पैसा कहां मिला? जीरी को कौन सा शौक है जहाज? जीरी तो बाहर जब जाती है, कहने की जरूरत नहीं है कि जीरी जाती जहाज में, पानी के जहाज में जाती है। जब हम यहां से जीरी बाहर भेजते हैं, कंटेनर्स में जीरी पड़ती है, यहां से जाती है। लेकिन मैं पूछता हूं, जितनी कीमत किसान को मिलती है बासमती की, और क्योंकि बासमती कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, करनाल में, तरावड़ी में, इस इलाके में होती है, पानीपत के कुछ हिस्सों में होती है, तो सरकार जानबूझकर बासमती की कीमत निश्चित नहीं करती है। मिनिमम प्राइस बासमती भी कभी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्यों हमारा हक नहीं है? यह राइस बॉल है, हिंदुस्तान का बासमती का राइस बॉल है। पूरे दुनिया भर में जो बासमती जाती है वो आपके इलाके से, आपकी मेहनत से, आपकी बनाई हुई, आपकी उस फसल से जाती है। तो अगर आपका उस बासमती में खर्चा, जीरी का खर्चा 60 रुपए किलो आता है, 6,000 रुपए क्विंटल आता है, जीरी का खर्चा 7,000 रुपए क्विंटल आता है, तो आपके लिए मिनिमम प्राइस निर्धारित क्यों नहीं की जाती? होता क्या है, साल में, एक साल में जीरी का भाव अच्छा, और 3 साल लगातार किसान पिसता है, भाव नहीं मिलता। हम इसकी पुरजोर कोशिश करेंगे कि अनाज का भाव जो है, जब उसको निर्धारित किया जाए तो किसान का खर्चा और उसका लाभ उसमें जोड़कर उसको निर्धारित किया जाए। चाहे वो बासमती हो या दूसरा चावल हो, जो मोटा अनाज हो, सब अनाज के लिए किसान को बराबर का पैसा मिलना चाहिए। हम ऐसा आंदोलन करेंगे और चलाएंगे और मांग करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी, मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि जब बासमती की बात चलती है तो कहते हैं तरावड़ी की बासमती है, और तरावड़ी छोटा एरिया नहीं, जिन इलाकों का मैंने नाम लिया सबका ही है। हमें फख्र है कि हमारे किसान ने पूरे दुनिया भर में इस बात को देखा है, पूरे दुनिया भर में हमारी बासमती बिकती है आपकी मेहनत से। लेकिन आपकी मेहनत का सिला आपको मिले, इसके लिए मैं आपके साथ हूं, आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक विकास की बात है, मेरे साथियों ने विकास की बात की। अब मेरे साथी जो गुड़गांव से आए थे, उन्होंने विकास की परिभाषा सिखाई आपको। उन्होंने बताया कि विकास के बारे में कि कौन सी गलतफहमियां लोगों को विकास के बारे में है। भाई, हमें तो, जो गुड़गांव से हमारे साथी आए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई, हम तो इस मामले में आपसे भी बहुत पिछड़े हुए हैं। आपको विकास के थोड़े बहुत मायने तो पता होंगे, हमें तो विकास के पिछले 45 वर्षों में मायने ही नहीं समझ आए, क्योंकि हमारे इलाके में 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके मन में यह रहा कि यह क्षेत्र जो है, इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इस क्षेत्र के लोग भोले हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आवाज नहीं उठाते, इनको दबा के रखो। लेकिन ज्यादा देर तक दबाया नहीं जाएगा। ज्यादा देर तक दबाने की कोशिश करेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो उनको दबाने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमें दबाने की कोशिश करेंगे। हम अपना हक ले लेंगे। जब हम ये बात करते हैं, ये लिखा हुआ है, अपना हक लेकर रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं सच बोलता हूं, अगर आप अब नहीं जागे, अपने हकों की रक्षा अब नहीं की, तो बहुत देर हो जाएगी। फिर शायद मौका जल्दी नहीं आएगा। अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, रक्षा के लिए, अपने नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए अगर आज आपने आवाज ना उठाई, अगर आज आपने अपने वोट के जरिए उन लोगों को सबक न सिखाया, तो फिर आने वाले समय में मौका नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। वो जो लोग ताकत को अपने हाथों में समेटकर उस ताकत का इस्तेमाल अपने मुफाद के लिए करना चाहते हैं, वो लोग जो किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी शेड्यूल कास्ट के साथ, किसी बैकवर्ड के साथ उस ताकत को बांटना नहीं चाहते हैं, उनको ताकत देना नहीं चाहते हैं, उनको ताकत का लुभाना सपना दिखाते हैं, सिर्फ महज ताकत का नाम लेते हैं, उनके साथ ताकत शेयर नहीं करते हैं। उन लोगों को अगर ताकत मिलती रही तो ताकत का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि निचोड़ के रख देंगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपकी क्या जिंदगी थी। ये नहीं चलेगा। ये धांधली नहीं चलेगी। ये नौकरियों में धांधली नहीं चलेगी। ये ताकत में के नशे में चूर लोगों का घमंड हमने तोड़ना है। हमारे बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ दिलाना है। हर गरीब को, हर मजलूम को, हर बैकवर्ड को, हर शेड्यूल कास्ट को उसका हक ही ना मिले, सिर्फ हक तक महदूद ना रहे। हक तो उसे संविधान ने दिया है, उसको उसका हिस्सा ताकत में मिलना चाहिए। कहां देते हैं? अब अंबाला की बात करता हूं। साथी हैं हमारे, कांग्रेस में साथी थे, फूलचंद मौलाना, नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मंत्री बना दिया। कहीं किसी नेता का अपने समाज में कद ना बन जाए, उससे पहले इस्तीफा मांग लेते हैं। उनसे भी लिया, मुझे कारण नहीं समझ आया क्यों लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब लोगों का काम सिर्फ जी हुजूरी करना है, तब कभी जाके कुछ मिलेगा, तो तौबा है ऐसी जी हुजूरी से। नहीं करेंगे। अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपना हक भी लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत से साथी मेरे यहां बैठे हैं, 100-100 गज के प्लॉट की बात करते हैं। क्यों नहीं मिले सबको? मुझे बहुत खुशी होती और सबको 100-100 गज के प्लॉट मिले होते। हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि जहां 100-100 गज के प्लॉट नहीं मिले हैं, उनको मिलने चाहिए।
बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने स्कीमें तो बना दी, लेकिन स्कीम का फायदा जब गांव में जाके देखता हूं, जब बस्ती में जाके देखता हूं, जब उन लोगों के साथ चर्चा करता हूं, तो जब मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों में देखता हूं, टूटे हुए घर, बिना छत के घर, और दोस्ती और कुर्बानी की मिसाल मेरे पिता तुल्य चौधरी धर्मपाल मलिक जी, परम आदरणीय और नॉर्दर्न इंडिया के वरिष्ठतम नेताओं में जिनकी गिनती होती है, मेरे पिताजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे मेरे पिता तुल्य चौधरी विनोद शर्मा जी, भाई राकेश कंबोज जी पूर्व विधायक, और हमारे साथ आए हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और जन चेतना के तमाम नेता और कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और प्रेस के साहिबान। सबसे पहले तो इतने काम के समय में, इतनी गर्मी में आप सब इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहां पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और विनोद शर्मा जी की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे दिल से आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज एक ऐसे स्टेज के ऊपर खड़ा होकर भाषण दे रहा हूं जो आदरणीय विनोद शर्मा जी का आशीर्वाद, जो पिछले कुछ चार दिन पहले हम एक हुए और उस दिन से लेकर आज तक इतना जबरदस्त ग्राफ, इतना जबरदस्त माहौल हमारे हरियाणा में बना है। मैं समझता हूं अगर कुछ दिन पहले हमने ये हाथ मिला लिया होता या कुछ दिन पहले विनोद शर्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया होता, तो आज परिस्थितियां जबरदस्त कुछ और हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। आदरणीय विनोद शर्मा जी का हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं बचपन से चौधरी भजनलाल जी के साथ इनको देखता आया, इनकी दोस्ती को, और जो मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूं आज मेरे पिताजी की कमी मेरी पूरी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा तजुर्बा इनका है, राजनीतिक तजुर्बा, पारिवारिक तजुर्बा। निसंदेह इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से हमारा ये गठबंधन हर हालत में हरियाणा प्रदेश की सरकार आपको बनाकर देगा। लेकिन साथियों, ये सिर्फ नारों से और तालियों से काम चलने वाला नहीं। आज आपको और हमको जागरूक होकर चलना पड़ेगा। दूध दही का खाना, ये हमारे हरियाणा की पहचान थी कि नहीं एक जमाने में? आज क्या पहचान है हमारे हरियाणा प्रदेश की? गुंडागर्दी, जमीनी घोटाले, बहू बेटियों की बेइज्जती होना, ये हमारे हरियाणा प्रदेश की पहचान रह गई। आज हमें इस पहचान को बदल के दोबारा एक स्वच्छ, उन्नत और ईमानदार हरियाणा का निर्माण करना, उसके लिए आपका आशीर्वाद मैं और आदरणीय विनोद शर्मा जी आपसे आज मांगने आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी 1.5 महीने से भी कम समय चुनाव में बचा है। इस समय में हमें बदलाव लेकर आना है। आपके पास 2-3 ही विकल्प है। एक मौजूदा सरकार, जिन्होंने 10 सालों में सिर्फ रोहतक का विकास किया, नौकरियां सारी रोहतक में, बिजली पानी सारा रोहतक में, सारा विकास का पैसा रोहतक में। क्या अगले 5 साल भी आप ऐसी सरकार को देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं अगले 5 साल भी सिर्फ एक इलाके का विकास हो? दूसरा विकल्प आपके सामने ओम प्रकाश चौटाला। साथियों, मैं नहीं समझता कि कोई भी शरीफ आदमी आज ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनाना चाहता है। क्या हम हरियाणा प्रदेश को फिर उसी गुंडागर्दी के माहौल में ले जाना चाहते हैं?
जिसमें जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, बहू बेटियों की बेइज्जती करना, ये एक आम सी बात हुआ करती थी। क्या दोबारा अपने परिवार को आप उसी माहौल में लेके जाना चाहते हैं? साथियों, फैसले करने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि आपका आज का किया हुआ फैसला आपके आने वाले कल का निर्माण करता है। आपका आज का किया हुआ फैसला आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए फैसला वो लो जो फैसला सही हो। मैं जहां हरियाणा में जाता हूं यही लोगों से कहता हूं, आपकी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए कि हम एक ईमानदार आदमी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम किसी भ्रष्ट और गुंडा आदमी को मुख्यमंत्री हरियाणा का नहीं बनाएंगे। साथियों, हमने 3 साल बड़ी ईमानदारी से, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाषण दे रहा हूं, मैं समझता हूं आप सुबह, जानता हूं सुबह से आप बैठे हैं, बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। 3 साल लगातार ईमानदारी से हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, यह जानते हुए भी कि इस पार्टी का इतिहास धोखे का इतिहास रहा है। हमने ईमानदारी से पग पग जलील हुए, उसके बावजूद हमने इनका साथ दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि शायद इनकी, सोचते थे शायद इनकी फितरत बदल जाए, और हम चाहते थे कि हरियाणा में एक बढ़िया और ईमानदार सरकार आपको दे सके। लेकिन अफसोस है कि 3 साल के हमारे प्रयास में इनकी वो सोच नहीं बदली। साथियों, आप अंदाजा लगाइए कि जो भारतीय जनता पार्टी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के साथ धोखा कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, कुलदीप बिश्नोई के साथ धोखा कर सकती है, उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो 1 मिनट नहीं लगाएगी आपके साथ धोखा करने में। और हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, जो अपनी पार्टी के नहीं हुए इतने महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जो उनके नहीं हो सके, वो भला आपके कैसे हो सकते हैं? इस बात का फैसला आप लोगों ने लेना। आज ये टेट के नेताओं के बयान में पढ़ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पढ़ते हैं कि हम बढ़िया सरकार देंगे, अच्छी सरकार देंगे, गुमराह करने वाली बातें। इस पर एक बात मुझे याद आ गई। एक बार 2 ठग हुआ करते थे, एक का नाम अनिल था, एक का नाम रामविलास था। तो वो दोनों ठग कहते, भाई आज किसको ठगे हम लोग? तो अनिल ने, अब वो चलते जा रहे थे, सामने देखा एक हलवाई की दुकान थी, तो अनिल ने कहा कि चलो आज इस हलवाई को ठगते हैं। तो अनिल ठग उस हलवाई की दुकान में गया, हलवाई से पूछा, भाई ये जलेबी के भाव दी? उसने कहा, भाई 10 रुपए की 4 जलेबियां। हलवाई ने कहा, उसने कहा ठीक है, एक प्लेट जलेबी दे दे। तो जलेबी खा के वो अनिल ठग चाल पड़ा। तो वो हलवाई कहता, जी मेरे 10 रुपए। उसने कहा, अभी जो 10 रुपए दिए तेरे को? तो उनका झगड़ा हो गया, वो कहते दिए, वो कहते नहीं दिए। तभी वो जो रामविलास, जो महाठग था, छुपया हुआ था, वो निकल के बाहर आया। उसने कहा हलवाई से, भाई तुम बाद में लड़ लियो, पहले ये बताओ ये जलेबी के भाव दी? उसने कहा 10 रुपए की 4। उसने कहा लिया 1 प्लेट मने दे। वो लड़ी जावे थे, वो जलेबी रामविलास खाई जाए था। खा के वो कह रहा पैसे दिए? हलवाई कहता, अनिल ठग कहता हमारे को पैसे नहीं दिए। तो लड़ रहे थे, तो रामविलास कहता, भाई तुम थारी लड़ाई तो बाद में कर लियो, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो कि थारी लड़ाई में कोई मेरे लिए 100 रुपए का नोट ना भूल जाइए भाई। तो फिर बोलिया चलो कोई बात नहीं। तो वो कहता, हलवाई कहता मारेगे तो उठे अगर मां ठग। तो वो कुछ बोलने वाला था, फिर रामविलास क्या, चल तू भी क्या याद करेगा, तो 10 रुपए इसके काट ले, 10 मेरे काट के 80 रुपए वापस कर दे मारे। तो ये तो ठगों का मेला है, ठगों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ये आपको कुछ नहीं दे सकती है। जितनी नजदीकी से कुलदीप बिश्नोई ने इनको देखा है, जो हालात इन्होंने मेरी ईमानदारी के साथ जो इन्होंने किया है, मैं आज चैलेंज करता हूं। ये कहते हैं कि 10 से 7 MP हमारे बने। मैं आज आपको हाजिर नाजिर मानकर आपके विश्वास पर मैं चैलेंज करता हूं कि 10 में से 7 MP सिर्फ भाजपा के नहीं बने, गठबंधन को वोट मिला था। अगर वाकई में इनके अंदर स्वार्थ है, वाकई में नैतिकता है इनके अंदर, तो इस 7 के 7 MP इस्तीफा देकर मैदान में आवे, बेरा लाग जाएगा कौन आगे कौन पीछे है। क्योंकि ये वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा है, ये वोट हजका भाजपा गठबंधन को हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है। इसलिए इनको मैदान में आना होगा, मैदान में आना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता जो धोखा देते हैं, जो स्वार्थ करते हैं, उनको सबक सिखा सके। साथियों, आप सब इस बात के गवाह हैं
जो संघर्ष हमने लगातार 10 साल से किया है, हमने कभी नैतिकता नहीं छोड़ी, हमने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी है। अब फैसला आप लोगों ने करना है। अगर आज आप आदरणीय विनोद शर्मा जी का और कुलदीप बिश्नोई का साथ नहीं देंगे तो कल कौन लाठियां खाएगा आपके लिए? कल कौन कुर्बानियां देगा आपके लिए? कल कौन संघर्ष करेगा आप लोगों के लिए? इसलिए साथियों, मन बनाओ, एक तरफा माहौल बनाओ, यह सोच के चलो कि कुछ भी हो जाए हमने हर हालत में एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि एक नया अध्याय, एक नया विकास, एक उन्नत हरियाणा का विकास हो सके। हमने भी कुछ ऐसा माहौल बना दो, कुछ ऐसा माहौल, एक तरफा माहौल बना दो कि जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो मैं घर जाऊं तो मेरी घराड़ी मैंने थाली लेके जा कहती मिले कि करके लोकदल भाजपा का सफाया, हाय राम मेरा पिया घर आया। ऐसा माहौल को हरियाणा के अंदर बना दो। ये बात तो साथियों, आप बहुत देर से बैठे, बोलना मैं बहुत चाहता था, शायद हमारे नेता आदरणीय विनोद शर्मा जी ने भी अपने विचार शायद रखने हैं। फिर किसी अगली बार जब मैं आऊंगा तो समय पे आने का प्रयास, समय पे हर आदमी, समय का पाबंद मैं रहा हूं। आज भी हमें हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन दिल्ली में और करनाल तक बहुत जबरदस्त मौसम खराब रहा, बहुत जबरदस्त मौसम खराब रहा। इस वजह से मैं देरी से आया हूं, इसलिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा इतिहास रहा है मैं रैली में 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। एक बार पुनः आदरणीय विनोद शर्मा जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जो मेरे पिताजी की कमी थी इन्होंने पूरी की है। मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद, अपेक्षा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस साथ को आप आदरणीय विधानसभा के चुनाव तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।